नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली से पिथौरागढ़ के लिए हवाई सेवा का औपचारिक शुभारंभ। सीएम धामी बोले, पिथौरागढ़ में पर्यटकों की आवाजाही में होगी बढ़ोतरी। पांचों लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के ऐलान के बाद पूरी तरह चुनावी मोड में बीजेपी। दो नए चेहरे भी आजमाएंगे किस्मत, 3 को सीट बचाना चुनौती। कांग्रेस में 2 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन जारी। नैनीताल और हरिद्वार से पार्टी किसे बनाएगी उम्मीदवार, बड़ा सवाल। क्या हरदा के मिजाज पर फंसा है पेच। उत्तराखंड में पिछले 23 दिन से धरने पर बैठे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। विभागीय कामकाज हो रहा प्रभावित। पेड़ों पर चढ़कर सरकार के खिलाफ लगाए नारे। देहरादून रेलवे स्टेशन पर खड़ी लखनऊ से लौटी वंदे भारत एक्सप्रेस। टिकट बुक न होने से यात्री परेशान। जल्द टाइम टेबल जारी होने की उम्मीद। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। सीएम धामी ने दिल्ली से पिथौरागढ़ के लिए अलायंस एयर की हवाई सेवा का औपचारिक शुभारंभ किया है। सीएम धामी ने कहा कि लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया गया है। इस सेवा के शुरू होने से यात्रियों को सुविधा होगी और समय की बचत भी होगी। साथ ही पिथौरागढ़ क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही में भी भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बता दें कि यहां अलायंस एयर विमान दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल T3 से पिथौरागढ़ एयरपोर्ट के लिए अप्रैल से उड़ान भरेगा। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने उत्तराखंड की 2 और सीट पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। यानी कि 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। बीजेपी ने इन 2 सीटों पर पूर्व मुख्यमंत्री का टिकट काटते हुए नए चेहरों को मौका दिया है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी ने 2 पूर्व मुख्यमंत्री का काटा टिकट। हरिद्वार और पौड़ी से नए उम्मीदवार को टिकट। त्रिवेंद्र रावत, अनिल बलूनी पर जताया भरोसा। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने हरिद्वार और पौड़ी लोकसभा सीट से भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। यानी कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। पौड़ी लोकसभा सीट पर वर्तमान सांसद तीरथ सिंह रावत का टिकट पार्टी ने काटा। उनकी जगह बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर रहे अनिल बलूनी को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं हरिद्वार लोकसभा सीट पर पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट देकर पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से वर्तमान सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट काट दिया है। 3 लोकसभा सीटों पर पार्टी ने जहां उम्मीदवारों को रिपीट किया, तो 2 लोकसभा सीटों पर पार्टी ने 2 पूर्व मुख्यमंत्री का टिकट काटकर नए उम्मीदवारों को मौका दिया है। पौड़ी लोकसभा सीट पर अनिल बलूनी तीरथ सिंह रावत पर जहां भारी पड़े, तो वहीं हरिद्वार लोकसभा सीट पर त्रिवेंद्र सिंह रावत निशंक पर भारी पड़े हैं। अनिल बलूनी को जहां बीजेपी ने राज्यसभा सीट पर रिपीट न कर लोकसभा चुनाव में मैदान में उतार कर ये संकेत दिया है कि अनिल बलूनी अब जनता की अदालत में पहुंचेंगे, तो वहीं हैवीवेट चेहरा तीरथ सिंह रावत का टिकट काटकर पार्टी ने ये भी संदेश दिया है कि अब बीजेपी हाईकमान के लिए पौड़ी लोकसभा सीट पर अनिल बलूनी की जरूरत है। वहीं हरिद्वार लोकसभा सीट की बात करें तो केंद्र से लेकर उत्तराखंड तक मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभा चुके निशंक का टिकट काटकर पार्टी ने मुख्यमंत्री पद से हटाए गए त्रिवेंद्र सिंह रावत का बनवास खत्म करते हुए उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया है। 5 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान होने के साथ ही बीजेपी दावा कर रही है कि उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीट पर जो उम्मीदवार पार्टी हाईकमान ने उतारे हैं, वो 5 लोकसभा सीट पर कमल खिलाएंगे और उत्तराखंड में तीसरी बार 5 सीट जीतने की हैट्रिक बनाएंगे। जिस प्रकार से हमारे वरिष्ठ नेताओं को ये मौका दिया गया, जहां 3 हमारे पहले घोषित हुए, 2 फिर हरिद्वार लोकसभा और पौड़ी लोकसभा से, तो निश्चित रूप से ये आप कह ही सकते हैं बढ़त तो हमने ही ली है। पहले 3 भी हमने घोषित किए, 2 भी हमने पहले घोषित किए, और पहले से ही हमारी जो पार्टी है वो लोकसभा के चुनाव की तैयारियों में लगी है, यानी कि उसमें भी हमारी बढ़त है। और यदि हम विकास की बात करें, जो हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री हैं आदरणीय मोदी साहब, उनके 10 साल की बात करें विकास की, उसमें भी हमारी बढ़त है। और 5 लाख का लक्ष्य 1 सीट को जीतने में अभी तक पार्टी ने दिया है। प्रयास तो यही है कि उससे भी अच्छे मार्जिन से हम जीतें। बीजेपी की 5 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है
कि आखिर पार्टी ने जिन दो पूर्व मुख्यमंत्री के टिकट काटे हैं उनके पीछे क्या वजह रही होगी। हालांकि ये माना जा रहा है कि हाईकमान की पसंद के चलते पार्टी ने टिकट काटे हैं, क्योंकि बलूनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के काफी करीबी माने जाते हैं, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत भी अमित शाह के काफी विश्वास पात्र माने जाते हैं। यही वजह है कि बलूनी और त्रिवेंद्र को टिकट देकर पार्टी ने ये भी संदेश दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की करीबी होने का फायदा टिकट पाने में भी मिलता है। हालांकि कांग्रेस सीधे तरीके से बीजेपी से सवाल पूछ रही है कि बीजेपी को ये बताना चाहिए कि पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट क्यों काटा गया, जबकि बीजेपी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और यहाँ पार्टी में नेताओं को एडजस्ट किया जाता है। भविष्य में निशंक और तीरथ को जिम्मेदारियां दी जाएंगी। कि अब खलबली मचे या ना मचे ये भाजपा का अंदरूनी मामला है, लेकिन जब कांग्रेस पर वो अंगुली उठाते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि बताएं आपने दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के टिकट काटे तो क्यों काटे? कोई जवाब है उनके पास? या तो ये बोले हो बीजेपी के लोग कि निशंक जी ने भी मना करा, तीरथ सिंह रावत जी ने भी मना करा, वो तो आखिरी दम तक ये कहते रहे हम लड़ेंगे। हमने तो शुरुआती दौर में मना कर दिया था ना, यशपाल आर्य ने भी शुरुआती दौर में मना कर दिया था। तुम ये बताओ ना, तुम्हारे दो पूर्व मुख्यमंत्री टिकट मांग रहे थे और आपने उनके टिकट काट दिए, कोई जवाब है भाजपा के पास? हार और जीत का डर से नहीं होता है। ये संगठन है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ा संगठन है। इसमें हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रहा जाता है। और आप देखिए कल खट्टर जी जो हैं हमारे इतने सीनियर नेता हैं, वो चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा के, उनसे रेजिग्नेशन लिया गया, लेकिन उनको एमपी का चुनाव लड़ाया गया। तो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता का सम्मान है, हर कार्यकर्ता को कहीं ना कहीं पद के साथ जिम्मेदारी दी जाती है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री निशंक जी और हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद तीरथ सिंह रावत जी पार्टी के स्तंभ हैं, पार्टी के बहुत सीनियर व्यक्ति हैं। तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं पार्टी जैसे भी उनकी उपयुक्तता मिलेगी वैसे उनको एडजस्ट करेगी। उत्तराखंड में बीजेपी 5 लोकसभा सीटों को जीतने का दावा तो कर रही है, साथ ही हर लोकसभा सीट पर 5 लाख से अधिक अंतर से जीत का भी ताल ठोक रही है। लेकिन 2 सीटों से पूर्व मुख्यमंत्रियों का टिकट क्यों काटा गया, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं। वहीं राजनीतिक वनवास से त्रिवेंद्र सिंह रावत की वापसी होने पर उनके समर्थकों में काफी खुशी है। बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम की घोषणा के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में चुनाव कार्यालय खोल दिया है। माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को लोकसभा हरिद्वार का प्रत्याशी बनाए जाने पर मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री जी, हमारा शीर्ष नेतृत्व आदरणीय मोदी जी, जेपी नड्डा जी और प्रत्येक ऐसे हमारा शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने माननीय त्रिवेंद्र रावत जी को लोकसभा प्रत्याशी हरिद्वार बनाया। उत्तराखंड में बीजेपी ने जहां सभी 5 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस में अब भी 2 सीटों पर सस्पेंस बरकरार है। नैनीताल और हरिद्वार, इन 2 सीटों पर कांग्रेस किसे चुनावी मैदान में उतारेगी, इसे लेकर पेंच फंसता दिख रहा है, क्योंकि हरीश रावत का मिजाज इन सीटों पर पार्टी के लिए भारी पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस में 2 सीट पर सस्पेंस बरकरार। नैनीताल हरिद्वार से पार्टी किसे बनाएगी उम्मीदवार? हरदा के मिजाज पर फंसा है पेंच। आखिर कांग्रेस से कौन होगा दमदार फेस? उत्तराखंड में इस बार लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प रहने वाला है। दोनों ही सियासी पार्टी फूंक फूंक कर कदम रखती दिख रही है। बीजेपी ने जहां काफी सोच विचार के बाद 5 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया, तो वहीं कांग्रेस 2 बची सीटों पर उम्मीदवारों के चयन को लेकर फंसती दिख रही है। अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी, इन 3 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कांग्रेस कर चुकी है, लेकिन हरिद्वार और नैनीताल से किसे प्रत्याशी बनाया जाए, इस पर पेंच हरदा के मिजाज के कारण फंसता दिख रहा है। सियासी जानकारों की माने तो हरदा हरिद्वार सीट से दावेदारी कर रहे हैं। यहाँ हरिद्वार ग्रामीण सीट से उनकी बेटी अनुपमा रावत विधायक हैं। बेटा वीरेंद्र रावत भी हरिद्वार से दावेदार है। माना जा रहा है कि हाईकमान हरीश रावत को फिर से नैनीताल से लड़ाने के पक्ष में है। इस सीट से नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व विधायक रंजीत रावत, पूर्व सांसद केसी सिंह बाबा और महेंद्र पाल के नाम की भी चर्चा है, लेकिन सारा मामला हरदा की रजामंदी पर लटका है। हरिद्वार से हरदा अपनी दावेदारी से पीछे हटने को तैयार नहीं है। या तो वो खुद चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं या फिर अपने बेटे के लिए टिकट चाहते हैं। फिलहाल इस पर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि कांग्रेस का मानना है कि दोनों ही सीटों पर नाम फाइनल हो चुके हैं, महज ऐलान होना बाकी है। नहीं, देखिए
पांचों सीटों पर मंथन हुआ और 3 सीटों में जो है वो प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। 2 पर जो है मंथन हुआ और मंथन के बाद उसको पेंडिंग कर दिया गया, क्योंकि टिकट जारी करने की एक प्रक्रिया है, राष्ट्रीय नेतृत्व तो वहाँ पर बैठा होता है। तो यही निर्णय हुआ कि भाई 2 पे जो है जो अगली सीसी की बैठक होगी उसमें विचार करेंगे। वहीं बीजेपी का कहना है कि उनकी पार्टी ने सभी सीटों पर मजबूत उम्मीदवार को उतारा है। हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने अब कांग्रेस किसे उतारेगी, इसे लेकर असमंजस की स्थिति में पार्टी नजर आ रही है। कि कांग्रेस के बारे में यदि मैं कहूँ तो अभी तक कांग्रेस के जो बड़े नेता रहे हैं उन्होंने तो लगभग चुनाव लड़ने से मना कर दिया, और अभी जो 2 सीटें उनकी अभी घोषित नहीं हुई है उसका भी कारण शायद यही ये ढूंढ रहे हैं किसको लड़ाया जाए। अब हमारे प्रत्याशी घोषित हो गए दोनों जगह, हालांकि पौड़ी इनका पहले घोषित हो गए, लेकिन जो अब हमारे सामने माननीय हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को टिकट दिया, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, अब उनके सामने ये संकट है, उनके सामने लड़ाएं किसे। जानकारों की माने तो कांग्रेस के कई नेताओं के चुनाव लड़ने से इनकार करने पर पार्टी की मुश्किलें ज्यादा बढ़ गई हैं। ऐसे में कांग्रेस को मजबूत उम्मीदवारों की तलाश है, क्योंकि टिहरी लोकसभा सीट से जहां प्रीतम सिंह के चुनाव लड़ने से इनकार के बाद जोत सिंह गुंसोला को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, तो वहीं हरिद्वार और नैनीताल सीट पर पेंच अटक रहा है। लेकिन हरिद्वार सीट पर नजर गड़ाए हरीश रावत दिख रहे हैं। बता दें कि 4 बार अल्मोड़ा से सांसद रहने के बाद हरीश रावत साल 2009 में हरिद्वार सीट से चुनाव लड़ने गए थे, जहां से सांसद चुने जाने के बाद केंद्र में उन्हें मंत्री बनाया गया। हालांकि खुद मुख्यमंत्री रहते हुए 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में हरीश रावत अपनी पत्नी को नहीं जिता पाए। इस चुनाव के बाद से उनकी चुनावी नैया डवाडोल रही। 2017 विधानसभा चुनाव में एक साथ 2 सीटों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2019 लोकसभा चुनाव में नैनीताल उधम सिंह नगर से चुनाव लड़ा, लेकिन यहां से भी हार का सामना उन्हें करना पड़ा। 2022 में लालकुआं विधानसभा सीट से हार का सामना उन्हें करना पड़ा। इतनी बार हार का सामना करने के बावजूद 2024 में भी हरीश रावत चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। हरिद्वार सीट से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि पार्टी हाईकमान किसके नाम पर मुहर लगाता है। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा के बाद अहम फैसलों पर मुहर लगी। मंत्रिमंडल की बैठक में कौन-कौन से प्रस्तावों पर मुहर लगी है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। संस्कृत शिक्षा नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी। परिवहन विभाग की नई नीति को कैबिनेट की मंजूरी। देहरादून से शुरू होगी क्लीन मोबिलिटी पॉलिसी, डीजल वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहन हटेंगे। परमिट सरेंडर करने पर करीब 15 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी। विक्रम संचालक को वाहन स्क्रैप करने पर 50% सब्सिडी मिलेगी। नए सीएनजी वाहन लेने पर 50% अनुदान और वाहन बदलने पर 3 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी। फॉरेस्ट विभाग में वन पंचायत संशोधन नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिली। हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण को मिलेगी यूनिटी मॉल के लिए 1 हेक्टेयर भूमि। एक हमारी ये वन पंचायत संशोधन नियमावली ये भी आज वन विभाग के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इसमें भी माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसमें सहमति दी गई है। कुछ मुख्य बातें ये हैं कि इसमें जो ये पॉलिसी है इसमें हम लोग कैसे इको टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं, इसके बारे में भी व्यवस्था की गई है। और इसके अलावा जो चूंकि वन विभाग और राजस्व विभाग के भी कई मसले इसमें आते हैं, तो वन विभाग और राजस्व विभाग की ज्वाइंट कमेटी भी बनाने की इसमें बात की गई है, ताकि विवादों का निस्तारण ससमय और बिना किसी दिक्कत के हो सके। और वन पंचायतों को और अधिक सशक्त करने के लिए, चाहे वो वित्तीय रूप से हो या अधिकारों के रूप में हो, वो सब व्यवस्था भी इसमें की गई है। सरकारी विभागों के लिए तो अलग से एक स्क्रैप पॉलिसी जो भारत सरकार के द्वारा जारी की गई है वो है, एग्जिस्टेंस में है। और उसमें यह है कि जो 15 साल से पुराने वाहन है उनको फेज आउट किया जाएगा, उसके लिए अलग से कार्रवाई की जाती है। इसमें नेक्स्ट हमारा जो मामला था वो शहरी विकास विभाग का मामला था। हरिद्वार में एक यूनिटी मॉल बनना है, और जिसमें हरिद्वार नगर निगम के स्वामित्व की लगभग 0.9 हेक्टेयर भूमि, 9,530 हेक्टेयर भूमि, वो हरिद्वार विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित करने के बारे में आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति दी गई।
समान नागरिक संहिता बिल पर राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और सौरभ बहुगुणा ने खुशी जाहिर की है। मंत्रियों ने कहा कि धामी सरकार द्वारा जो वादा 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले किया गया था, उस वादे को पूरा किया गया है। देखिए, गौरव का पल है हमारे प्रदेश के लिए और मैं माननीय हमारी राष्ट्रपति महोदया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड के यूसीसी बिल पे अपनी सहमति जताते हुए उसको स्वीकृति दी है और हम पहला प्रदेश बने हैं पूरे देश में जिसने यूसीसी को लागू किया है। और उम्मीद यही करूंगा कि हमारे ड्राफ्ट को दूसरे स्टेट भी स्टडी करेंगे और जल्द से जल्द उसको लागू करेंगे। और जिस प्रकार से आज पूरे देश के सामने उत्तराखंड ने नज़ीर पेश की है और जहां विधानसभा से पास होकर राज्यपाल महोदय के पास, फिर राज्यपाल के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा उसको मंजूरी दी गई, तो अब ये तो निश्चित रूप से हमारे उत्तराखंड में ये लागू हो गया है। अब इसकी नियमावली हमारे समिति द्वारा बनाई जा रही है। तो आने वाले टाइम पे जिस प्रकार से हमारी डेमोग्राफी है, हमारी यहाँ की स्थिति है, ये देवभूमि है, आप जानते ही हैं, तो ये इस प्रकार का जो आडंबर था या जिस प्रकार की कमियां थी, जिस प्रकार की समस्याएं थी, अब उस पर कहीं ना कहीं विराम लगेगा। हल्द्वानी बीजेपी कार्यालय में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक का आयोजन हुआ। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कार्यकर्ताओं से पार्टी के हक में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए आह्वान किया है। आदित्य कोठारी ने कहा कि बीजेपी की चुनावी तैयारी देखकर विपक्ष घबराया हुआ है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष के सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी। जो भी हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं, जो भी हमारे नेताओं के दौरे हो रहे हैं, हमारे चाहे वो जिला स्तर का ही नेता क्यों नहीं हो, सभी में, और अभी जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सभी जिलों में कार्यक्रम हुए हैं, मातृशक्ति के कार्यक्रम हुए हैं, हमने लखपति दीदी के सम्मेलन किए हैं, स्वयं सहायता समूह के भी सम्मेलन किए हैं, अपार जन समूह जो उन कार्यक्रमों में जुड़ा है, निश्चित रूप से वो इस बात का संकेत देता है कि उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। और पिछली बार जो मत भारतीय जनता पार्टी को मिला है, उससे भी कहीं अधिक मत जो है भारतीय जनता पार्टी को इस समय मिलेगा। अल्मोड़ा पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान अजय भट्ट ने कुमाऊं क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों को गिनाया। उन्होंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता बीजेपी के पक्ष में मतदान करेगी। राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा होगा। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ अपने नेतृत्व को, जिस अपेक्षा के साथ मुझे पुनः सेवा करने का अवसर दिया है और भारत की सर्वोच्च जो सदन है, इससे ऊपर, संसद से ऊपर तो कुछ है ही नहीं लोकतंत्र में, वहाँ जाने का अवसर दिया है। प्रभु की कृपा रही तो मैं हर हालत में एक सेवक बन के जैसे आज तक रहा हूँ, उसी तरह से जनता के जो कार्य हैं उनको लगातार अपनी सेवा से करते रहूँगा। वहीं अल्मोड़ा में कांग्रेस नेता प्रदीप टमटा को प्रत्याशी बनाए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाईकमान का आभार जताया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष बिट्टू कर्नाटक ने कहा कि कांग्रेस सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाने के साथ ही कांग्रेस के हक में वोट की अपील करेगी। वो एक जमीनी कार्यकर्ता रहे हैं। वो चिपको आंदोलन से लेकर शराबबंदी के आंदोलन से लेकर छात्र राजनीति से लेकर उनका एक बहुत पुराना नाता अल्मोड़ा और अल्मोड़ा की मिट्टी से रहा है। और ऐसे व्यक्ति को पार्टी ने टिकट देकर निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा का संचार किया है और बहुत अच्छे अंतर से हम अल्मोड़ा ही नहीं, उत्तराखंड की 5 सीटों में बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे और अच्छे अंतर से जीतने का काम करेंगे। रुड़की के ज्ञानदीप आश्रम में चल रहे महारुद्र यज्ञ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद से मुलाकात की और उनका स्वागत भी किया। बता दें कि ज्ञानदीप आश्रम में 17 मार्च तक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई राजनेताओं सहित तमाम धर्मगुरु शामिल हो रहे हैं। उत्तराखंड में बड़े उत्साह के साथ लोक पर्व फूलदेई मनाया गया। छोटे छोटे बच्चों ने देहरी में फूल और चावल बिखेरकर पारंपरिक गीत फूलदेई क्षमादेई गाकर बधाई दी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सीएम आवास में फूलदेई पर्व मनाया, साथ ही प्रदेशवासियों को लोक पर्व की बधाई दी। उन्होंने कहा कि लोक पर्व का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। गदरपुर के मकरंदपुर गांव पहुंचे बीजेपी विधायक शिव अरोड़ा ने कई विकास कार्यों को शिलान्यास किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की कोशिश है कि ग्रामीण इलाकों में भी मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार इसी दिशा में काम कर रही है। साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारा मंदिर है
और यहाँ जो भंडारा होता है उस भंडारे में गाँव वासियों की मांग थी कि वहाँ पे टीन शेड बनाया जाए, तो 10 लाख रुपए से हमने घोषणा की है और टीन शेड बनाने की। और हमारा पूरा प्रयास है कि इस पूरी विधानसभा के हर ग्रामीण क्षेत्र में कहीं हर जगह कोई ना कोई विकास कार्य हम बहुत तेजी से बढ़ा चुके। हमने बहुत बड़ी बड़ी जितनी सड़कें थी, संपर्क मार्ग थे, उन संपर्क मार्ग को जोड़ा है। अभी हमारा रपटा पुल जो सुंदरपुर, मकरंदपुर, तिलपुरी, कुंदन नगर 7 गाँव को जोड़ता है, जो पिछले कई वर्षों से मांग चल रही थी, वो भी जिला योजना से स्वीकृत हो गया है। उसका काम भी हम शुरू कर। चंपावत में आंगनवाड़ी वर्कर्स की हड़ताल के चलते विभागीय काम काफी प्रभावित हुआ। जानकारी के मुताबिक जनवरी से लाभार्थियों को टेक होम राशन योजना का लाभ नहीं मिला है। उधर नाराज आंगनवाड़ी वर्कर्स का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, हड़ताल से वो नहीं उठेंगी। वहीं उत्तरकाशी में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मुख्यालय के प्रांगण में लगे पेड़ों पर चढ़कर सरकार के विरोध में नारेबाजी उन्होंने की। पेड़ों पर चढ़ी महिलाओं को उतारने के लिए पुलिस बल को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि अगर सरकार उनकी मांग पूरी नहीं करती है तो आंदोलन होगा। कुछ भी हमारी जो है मांग पूरी नहीं कर रही है और हमारी जो मेन मांग है न्यूनतम एक दिन की मजदूरी जो है 600 रुपये और एक महीने में 18,000 रुपये मांग रहे हैं। सरकार के लिए बहुत बड़ा भारी हो रहा है और हमारी जब तक मांग पूरी नहीं होती तो हमारी बहनें जो है ऐसी सड़कों पर धरना बोलती रहेगी। बहुत ही दुख हो रहा है इस सरकार पे जो महिलाओं के सम्मान के लिए बोलती है, लेकिन आज हमें 19 तारीख से हम सड़कों में घूम रहे हैं। घूमे रहो समझो, इनके कहने का मतलब तो यही है, लेकिन सरकार हमारे प्रति कुछ सोच नहीं रख रही है। हम लोग यहाँ पर डेली यहाँ पे सड़कों में बैठे हैं, यहाँ पर भी हम लोगों के ऊपर कई तानाशाही हो रही है कि आप लोग यहाँ से उठो, लेकिन हमारा कहना है कि जब तक हमारा न्यूनतम मानदेय 18,000 नहीं हुआ तब तक हम इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन करते रहे। देहरादून पुलिस ने मुख्यमंत्री के पूर्व पीएस प्रकाश उपाध्याय को धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने प्रकाश उपाध्याय के सहयोगी सौरभ वत्स को भी राजस्थान से गिरफ्तार किया है। बता दें कि ये मामला सरकारी अस्पतालों में दवाइयों के टेंडर से जुड़ा है। उपाध्याय समेत 6 आरोपियों ने टेंडर दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी की थी। ये दिनांक 9 तारीख को श्री राम केवल जी हैं जो सिटकुल हरिद्वार में रहते हैं, इनके द्वारा थाना कोतवाली पर एक मुकदमा दर्ज कराया था कि पीसी उपाध्याय और अन्य के जो साथीगण हैं इनके द्वारा जो है प्रलोभन देकर टेंडर दिलाने के लिए कि उनसे पैसे लिए थे और करीब 57 लाख के ज्यादा उनसे पैसा ले लिया गया था। इसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था और इन्वेस्टिगेशन में कुछ फर्जी दस्तावेज जो अभियुक्त द्वारा दिए गए थे वो सब इन्वेस्टिगेशन शामिल किए गए और इसकी गिरफ्तारी जो की गई है। साथ ही साथ इसका जो अन्य जो गैंग के सदस्य हैं जो इसमें काम कर रहे थे, जो किसी न किसी माध्यम से लोगों को बहला फुसलाकर इसमें जो इस तरह की धोखाधड़ी कर रहे थे, उनके लिए भी टीमें हमारी रवाना की गई है। लखनऊ से लौटी वंदे भारत एक्सप्रेस दून रेलवे स्टेशन पर आकर खड़ी हो गई है। दूसरी तरफ रेल यात्री ट्रेन के चलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ना तो रेलवे स्टेशन पर और ना ही ऑनलाइन टिकट बुक हो रहा है। लखनऊ जाने वाले रेल यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे अधीक्षक ने बताया कि सभी भारत एक्सप्रेस का नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि 1-2 दिन में ट्रेन का समय आ जाएगा। मतलब स्पेसिफिकली हम कह नहीं सकते, हमको बस ये कहा गया कि आप तैयारी रखिए। ये ऑफिशियल मैटर ऊपर लेवल में डिसाइड होता है, वो जब बताएंगे तब गाड़ी चल जाएगी। तो कब तक उम्मीद है, मतलब कुछ अगर जैसे कि कुछ जानकारी मिली है आपको? कोई नहीं, ऐसे कोई ऑफिशियल कोई जानकारी मिली नहीं है हमको, पर इतना जरूर है कि मतलब रेलवे प्रयास है कि जितनी जल्दी हो सके चलाई जाए इसको। लखनऊ से वापस आ गई थी कल मंगलवार में, और उसके बाद फिर अब कहाँ खड़ी भेजी गई है? अभी ये वापस चली गई लखनऊ। अच्छा। दिनेशपुर में अवैध कॉलोनी पर प्राधिकरण प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई है। कई कॉलोनी पर प्रशासन का पीला पंजा चला है। बता दें कि इन कॉलोनी को बनाने के लिए प्राधिकरण से अनुमति नहीं ली गई और ना ही नक्शा पास किया गया। इससे पहले इन कॉलोनी पर चालानी कार्रवाई की गई थी। विकास प्राधिकरण के अधिकारी का कहना है कि कई बार नोटिस दिया गया, जिसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। ये अनधिकृत कॉलोनी है और इस अनधिकृत कॉलोनी में विधिवत जो है चालानी कार्रवाई की गई थी और चालानी कार्रवाई के बाद इसमें विधिवत ध्वस्तीकरण आदेश पारित हो चुके हैं, तो ध्वस्तीकरण आदेश का पालन हम लोग कर रहे हैं। हल्द्वानी में एसएसपी प्रहलाद मीणा ने सभी थाना चौकी और कोतवाली प्रभारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने अपराध नियंत्रण सहित आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था और चेकिंग अभियान को तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। आज मासिक अपराध गोष्ठी जो है उसमें जितने भी थाना इंचार्ज हमारे हो गए, जो राजपत्र अधिकारी हैं, उनके साथ में हमने जो जिले का अपराध की स्थिति है उसको भी देखा
आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारियों पर भी आज विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही पुराने समय से पेंडिंग जो हमारी योजनाएं हैं उनके बारे में भी दिशा निर्देश दिए गए। देहरादून में जिला आबकारी अधिकारी राजीव सिंह चौहान शराब की दुकानों के लाइसेंस के नवीनीकरण की तारीख 19 मार्च तक उन्होंने बढ़ा दी है। राजीव सिंह चौहान ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया जारी है। वहीं जिन दुकानों के आवंटन के लिए आवेदन नहीं आएंगे उन्हें बाद में लॉटरी प्रक्रिया के जरिए आवंटित किया जाएगा। वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए व्यवस्थापन की प्रक्रिया गतिमान है। कल दिनांक 13 तक समस्त जो इस समय के पूर्व अनुज्ञापी हैं उनको मौका दिया गया कि वो अपनी दुकानों का नवीनीकरण करा लें। जितने नवीनीकरण हो जाएंगे उसके बाद जितनी दुकानें शेष बचेंगी उनके लिए लॉटरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जो कि 19 मार्च को है। उधर रुड़की पुलिस प्रशासन ने जलवीर मोनू को मैन ऑफ द मंथ का सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया है। बता दें कि जलवीर मोनू रुड़की की सोनाली पार्क के पास चाय की दुकान चलाता है और इस दौरान मोनू ने अपनी जान की परवाह किए बिना गंगनहर में डूब रहे कई लोगों की जान बचाई। एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने जलवीर मोनू को सम्मानित कर उसका हौसला बढ़ाया। मेरा नाम है मोनू जलवीर। मैं ज्यादा करता है तो नहर में तो डूब जाता है, उसे निकालता हूँ, या लाश जा रही है तो उसे निकालता हूँ। सोलानी पार्क में मेरी चाय दुकान है छोटी सी, उसे मैं अब तक चलाते आ रहा हूँ। ज्यादा तो डूब जाता है या तो बह रहा है तही से, या कोई ज्यादा करते सुसाइड कर लेते हैं लोग। यहाँ ज्यादा करते सबसे ज्यादा सुसाइड ही होते हैं। इच्छे तो ये बचाने का काम करता हूँ मैं अब तक। बचाने अब तक गिनती नहीं करी है, बहुत है, सैकड़ों भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। मुझे कोतवाल साहब से फोन आया था, सिविल लाइन थाने से कोतवाल साहब था, उन्हें सुबह तैयार रहना है। कप्तान साहब ने अब तो बुलाया है ज्वालापुर, मैं वहाँ गया, मुझे मालूम चला सम्मानित पर हुआ है मेरा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली से पिथौरागढ़ के लिए हवाई सेवा का औपचारिक शुभारंभ। सीएम धामी बोले पिथौरागढ़ में पर्यटकों की आवाजाही में होगी बढ़ोतरी। पांचों लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के ऐलान के बाद पूरी तरह चुनावी मोड में बीजेपी। दो नए चेहरे भी आजमाएंगे किस्मत, 3 को सीट बचाना चुनौती। कांग्रेस में 2 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन जारी। नैनीताल और हरिद्वार से पार्टी किसे बनाएगी उम्मीदवार, बड़ा सवाल। क्या हरदा के मिजाज पर फंसा है पेच। उत्तराखंड में पिछले 23 दिन से धरने पर बैठे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। विभागीय कामकाज हो रहा प्रभावित, पेड़ों पर चढ़कर सरकार के खिलाफ लगाए नारे। देहरादून रेलवे स्टेशन पर खड़ी लखनऊ से लौटी वंदे भारत एक्सप्रेस। टिकट बुक न होने से यात्री परेशान, जल्द टाइम टेबल जारी होने की उम्मीद।